अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूशन टाइम क्लासेस। अच्छा, आज हम सोशियोलॉजी के लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, तो सोशियोलॉजी को हम कवर करेंगे आने वाले तमाम लेक्चर्स में। तो आज मैं आपको एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर, आप इसको समझ लें, इंट्रोडक्टरी लेक्चर दे रही हूँ अबाउट सोशियोलॉजी सुपर बेसिक्स। ठीक है, हम सोशियोलॉजी के सुपर बेसिक्स को डिस्कस करते हैं, मतलब हम बिल्कुल स्टार्ट से उठाते हैं चीज़ों को ताकि हमारी एक अच्छी सी बेस बन जाए इस सब्जेक्ट की। तो हमारा इस सब्जेक्ट में इस लेक्चर के ज़रिए से एक तो इंटरेस्ट पैदा होगा, दूसरा हमें एक न्यू सब्जेक्ट पढ़ते हुए जो टेंशन होती है कि भाई पता नहीं ये कैसा सब्जेक्ट है, इजी है या डिफ़िकल्ट है या पता नहीं क्या होगा, तो वो सारे वाले क्वेश्चन जो हैं आई होप सो इसमें थोड़े आपके आंसर आपको मिल जाएंगे और आपको ये सब्जेक्ट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगने वाला और ना ही ये सब्जेक्ट मुश्किल है, बल्कि ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत मज़ा आता है इसको पढ़ने में। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन है सोशियोलॉजी है क्या। ठीक है, असल में सोशियोलॉजी जो है ये एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है जिसके ज़रिए से हम सोसाइटी को स्टडी करते हैं, यानी साइंटिफिक और सिस्टमैटिक प्रोसेस है जैसे हम सोसाइटी को ऑब्ज़र्व करते हैं, स्टडी करते हैं, इसको कहते हैं सोशियोलॉजी। यानी माशरे को समझना, माशरे को पढ़ना और माशरे के बारे में स्टडी करना सोशियोलॉजी है आसान लफ्ज़ों में। तो मतलब हम तो एक सोसाइटी में रहते हैं ना, तो हम अपनी सोसाइटी को स्टडी करना और चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना, आई डोंट थिंक सो हमारे लिए कोई मुश्किल चीज़ है या मुश्किल सब्जेक्ट है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि इसमें हम अपनी ही सोसाइटी को एक नई पर्सपेक्टिव से देखते हैं। ठीक है, अच्छा, पहला क्वेश्चन इसमें आता है कि भाई व्हाट सोशियोलॉजिस्ट डू। ठीक है, सोशियोलॉजिस्ट करते क्या। सोशियोलॉजिस्ट बहुत सारे काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, सोते हैं, लेकिन वो इसके अलावा भी बहुत सारे काम करते हैं। ठीक है, तो असल में जो सोशियोलॉजिस्ट हैं वो अपनी नज़र से देखते हैं दुनिया को। ठीक है, मतलब हम अगर एक आम इंसान को उठा लें, एक आम इंसान जिस नज़र से चीज़ों को देखता होगा, सोसाइटी को देखता होगा, सोशियोलॉजिस्ट थोड़ा सा अलग तरीके से सोसाइटी को देखते हैं और अलग तरीके से चीज़ों को देखते हैं। इसको मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि किस तरीके से अलग देखते हैं। आप एग्जांपल उठा लें पॉवर्टी की। ठीक है, गुर्बत की उठा लें। कोई भी इंसान, कॉमन सेंस रखने वाला इंसान, अगर उससे आप पूछें कि पॉवर्टी की रीज़न क्या है या पॉवर्टी क्यों है, तो उसका जवाब यही आएगा कि भाई गरीब जो है ना वो एक गरीब फैमिली से आता है। ठीक है, उनके फैमिली में बड़े मसले मसाइल होते हैं। ठीक है, उनके पास सेविंग नहीं करते, वो पैसे बस जो कमाते हैं वो खा लेते हैं। ठीक है, उनके ख़ानदानों में लड़ाइयाँ झगड़े बहुत होते हैं, सपोर्टिव सिस्टम बहुत वीक होता है उनका, उनके बच्चे बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक होते हैं, उनके हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और मेहनत नहीं करते वो, इसलिए गरीब होते हैं। वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव भी नहीं करना चाहते, वो उसी लिविंग स्टैंडर्ड में खुश हैं। तो ये उनकी अपनी गलती है कि वो गरीब है। ठीक है, ये एक हमारा कहते हैं कि एक नॉर्मल व्यू है अबाउट पॉवर्टी। ठीक है, दूसरी तरफ अगर आप सोशियोलॉजी को उठाएं और सोशियोलॉजिस्ट को उठाएं, वो गुर्बत को कैसे देखते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई कोई भी इंसान अगर गरीब है तो ये उसकी गलती नहीं है। ठीक है, जो स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी है वो कुछ लोगों को गरीब बनाता है और कुछ लोगों को अमीर। जो हमारा स्ट्रक्चर है सोसाइटी का वो अमीर को अमीर बनाता ही जा रहा है और गरीब को मज़ीद गरीब बना रहा है। गरीब इंसान की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है और अमीर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है और अपना लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा है। ठीक है, इसमें आप ये समझ लें कि एक थिंकर हैं जिन्होंने कल्चर ऑफ एक्सीलेंस की बात की। कल्चर ऑफ एक्सीलेंस को इस तरीके से समझ लें, मिसाल के तौर पर अगर एक आर्मी ऑफिसर है, ठीक है, उसका बेटा है और वो चाहता है कि ये भी आगे आर्मी ऑफिसर बने। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो उसको हर तरह की फैसिलिटी देगा। ठीक है, अच्छे स्कूल में उसको पढ़ाएगा, अच्छी ट्यूशन देगा, उसको उस पर चेक एंड बैलेंस रखेगा कि भाई आपकी स्टडीज़ कैसी जा रही हैं। ठीक है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आपको एक्स्ट्रा ट्यूशन की ज़रूरत है। ठीक है, होम ट्यूटरिंग की ज़रूरत है, आपको अच्छी बुक्स चाहिए, हर तरीके से वो अपना टाइम भी देगा बच्चे को, अपना पैसा भी उस पर ख़र्च करेगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो बच्चा पुलिस ऑफिसर बनेगा। जबकि दूसरी तरफ जो गरीब आदमी होता है उसका बच्चा, वहाँ पे सीन ही अलग होता है। वहाँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो सर्वाइवल का होता है। मतलब आपको
आपके पास खाने के लिए चीज़ें नहीं होती हैं तो आप कैसे अपने बेटे को आर्मी ऑफिसर बनाने का सोचेंगे? आप तो भाई यही सोचेंगे किसी तरीके से ये मेरे साथ मजदूरी पे जाए, काम करे, ताकि 2 पैसे लाए घर में और हम सब खाना खा सकें, 2 वक्त की रोटी खा सकें, ठीक है। तो वहाँ पे गरीब के घर में और अमीर के घर में जो स्ट्रक्चर है वो ही डिफरेंस है। ये स्ट्रक्चर जो है यही चीज़ हमारी गुर्बत को ला रही है। अगर हम ये बात करते हैं ना कि गरीब मेहनत नहीं करता, तो असल में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा मेहनत गरीब ही करता है। फिज़िकल लेबर जो है हमारी, वो सबसे ज़्यादा, मज़दूर को अगर आप देखें वो कितनी मुशक्क़त करता है। अगर उसके कंपैरेटिवली हम अमीरों को देख लें, वो इनके आधे हिस्से का क्या, उनके थर्ड पोर्शन पे भी नहीं मेहनत करते। लेकिन हमें फ़िज़िकल मेहनत तो मेहनत लगती ही नहीं है। हम कहते हैं सब कुछ दिमाग का इस्तेमाल ही है, तो ये दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। तो ठीक है, सोशियोलॉजिस्ट इस तरीके से, इस एग्जांपल से आपको समझ आ गया होगा कि आउट ऑफ द सीन होके वो किस तरीके से चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं। सोशियोलॉजी पढ़ने का आपको एक फ़ायदा ज़रूर होगा, आपको सोशियोलॉजी समझ आए में ना आए, आपका वो कहते हैं ना कोर्स क्लियर हो या ना हो, या इसमें कोई करियर बने ना बने, लेकिन आई एम श्योर एंड आई एम प्रीटी 100% श्योर कि आप एक अच्छे इंसान ज़रूर बनेंगे ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद। आपको सोसाइटी को एक नए तरीके से देखने लग जाएंगे एंड दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी एज वेल। अच्छा, ये तो मेन कॉन्सेप्ट हो गया कि भाई सोशियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट कोई एक क्वेश्चन है कि भाई एनी इंपॉर्टेंट थिंकर्स, कोई इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। थिंकर्स तो बहुत ज़्यादा हैं सोशियोलॉजी में, ठीक है। आप जिस शहर में रहते होंगे वहाँ भी कॉलेज होगा, वहाँ भी कोई प्रोफेसर्स होंगे सोशियोलॉजी पढ़ाते होंगे, ठीक है। इसी तरह पहले भी बहुत सारे सोशियोलॉजी के पढ़ाने वाले या पढ़ने वाले गुजर चुके हैं और अभी भी हैं। लेकिन कुछ थिंकर्स हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आप इनके नाम बहुत सुनेंगे, बार बार सुनेंगे सोशियोलॉजी पढ़ते हुए। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ इन थिंकर्स का, ताकि जब भी हम इनका नाम लें तो आपके लिए ये नाम नए ना हो, ठीक है। इनमें पहला थिंकर आ रहा है हमारे पास कार्ल मार्क्स, ठीक है। कार्ल मार्क्स, इसका जो पर्सपेक्टिव है, यानी जो इसकी सोच है, वो कन्फ्लिक्ट पर बेस करती है। इसका पर्सपेक्टिव कन्फ्लिक्ट है। अब आप कहेंगे कन्फ्लिक्ट किस चीज़ से इसको कन्फ्लिक्ट है? अच्छा, इसका जो पर्सपेक्टिव वो ये है कि ये कहता है कि भाई सोसाइटी में 2 तरह के लोग होते हैं, ठीक है। एक वो जिनके पास हैव्स, मतलब उनके पास सब कुछ होता है, और एक वो जिनके पास हैव्स नॉट, जिनके पास कुछ नहीं होता। तो ये कहते हैं जो हैव्स वाले हैं ना, वो हमेशा से एक्सप्लॉइट करते हैं हैव्स नॉट वालों को। जब हैव्स नॉट वाले एक्सप्लॉइट होते हैं तो वो प्रोटेस्ट करते हैं। जब प्रोटेस्ट करते हैं तो रेवोल्यूशन आ जाता है, एक नया सिस्टम आ जाता है। फिर उस नए सिस्टम में भी हैव्स और हैव्स नॉट होते हैं, तो वही प्रोसेस दोबारा रिपीट होता है। हैव्स वाले हैव्स नॉट को एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं एंड देन रेवोल्यूशन केम्स एंड न्यू सिस्टम्स टेक प्लेस, ठीक है। तो इसके ख्याल में कि अमीर गरीबों को एक्सप्लॉइट करते हैं, गरीब प्रोटेस्ट करते हैं, देन नया सिस्टम आता है और यही सिस्टम सोसाइटी में चलता ही जा रहा है। यानी इनका जो पर्सपेक्टिव है वो इनका कन्फ्लिक्ट का है कि हर जगह तज़ाद मौजूद है, हर जगह डिसएग्रीमेंट मौजूद है और डिसएग्रीमेंट की वजह से सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। बाद में हम इनको डिटेल में इनकी थ्योरीज को भी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट थिंकर है। देन नेक्स्ट है हमारे पास डरखाइम, इमाइल डरखाइम, ठीक है। इनके बाद भाई इमाइल डरखाइम आते हैं। उनका जो पर्सपेक्टिव है वो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है और इमाइल डरखाइम कार्ल मार्क्स को इनके कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव को चैलेंज करने आते हैं, ठीक है, इनकाउंटर करने आते हैं। वो कहते हैं कि सोसाइटी ही सब कुछ है, इंडिविजुअल कुछ भी नहीं है, ठीक है। यानी सोसाइटी में अगर कोई भी चीज़ मौजूद है और कोई भी प्रोसेस हो रहा है तो वो उसका कोई ना कोई फ़ायदा है, कोई ना कोई फंक्शन है। अगर कोई भी चीज़ सोसाइटी में फंक्शनल ना होती तो सोसाइटी उसको उखाड़ फेंकती, ठीक है, फेंक देती और वो चीज़ ख़त्म हो जाती। मिसाल के तौर पर अगर हमारी सोसाइटी में फैमिली सिस्टम है तो वो इसलिए मौजूद है क्योंकि ये फंक्शनल है, ठीक है, इससे हमें फ़ायदे मिलते हैं और ये अपना एक फंक्शन कर रही है, फंक्शन दे रही है। इसी तरीके से अगर मैरिज को उठा रहे तो मैरिज भी फंक्शनल है सोसाइटी में, इसलिए हमारे पास मैरिज का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, कार्ल मार्क्स पे और डरखाइम पे, इन दोनों पे ये इल्ज़ाम है कि भाई ये इन दोनों ने इंडिविजुअल पे फोकस नहीं किया हुआ, इन्होंने ओवरऑल सोसाइटी पे फोकस किया हुआ है, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने तो खैर इंडिविजुअल को बिल्कुल ही इग्नोर किया हुआ है। डरखाइम जो है उन्होंने सोसाइटी पे फोकस किया है, ठीक है। और कार्ल मार्क्स ने आई थिंक फिर भी इंडिविजुअल को थोड़ा बहुत
ध्यान में रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पर अगर आप इसको देखें कि इंडिविजुअल पे किस तरीके से ध्यान नहीं दिया इन्होंने। अगर हम आपके पास एक ऑफ़र आती है कि भाई आपने आर्मी ऑफिसर बनना है या आपने क्लर्क की जॉब करनी है, तो डेफिनेटली आप आर्मी ऑफिसर को चुनेंगे कि भाई मुझे आर्मी ऑफिसर बनना है। लेकिन ये बात आपको बताई किसने है कि आर्मी ऑफिसर अच्छी जॉब है एंड क्लर्क की जॉब अच्छी नहीं है? आप पैदा हुए तो कुछ टाइम शम तो नहीं लगवा के आए ना कि भाई आर्मी ऑफिसर बनना है या आर्मी ऑफिसर बनना, वो कहते हैं ना, फ़ख्र की बात है। लेकिन हमारे पास ये सब बातें, ये सब चीज़ें हमें किसने सिखाई हैं? ये हमें सोसाइटी ने सिखाई हैं, ठीक है। तो इसलिए डरखाइम कहते हैं कि सोसाइटी इज़ फंक्शनल। कोई भी चीज़ सोसाइटी में बिना फंक्शन के मौजूद नहीं है। इनके बाद मैक्स वेबर आते हैं। मैक्स वेबर कहते हैं भाई आप लोगों ने तो इंडिविजुअल को इग्नोर किया है, असल में इंडिविजुअल जो है वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था, छोटा सा खैर तो नहीं, बड़ा इंसिडेंट हुआ था मैक्स वेबर के साथ, जिसके बेस पर इनकी थ्योरी निकली थी। मैक्स वेबर के अपने फादर के साथ किसी बात पे लड़ाई हो गई, लड़ाई हुई, इन्होंने उनको, ऑब्वियसली गुस्से में बंदा बातें कर लेता है, इन्होंने अपने फादर को बातें की एंड देन ही मूव्स आउट, और पीछे से इसके फादर को हार्ट अटैक आ गया एंड ही डाइड। तो मैक्स वेबर ये सोच रहा था कि भाई मैंने तो ऐसी कोई बात की ही नहीं थी कि जिसकी वजह से इनको दिल का दौरा पड़े या इनकी डेथ हो जाए, ठीक है। तो वही बात है कि ये बहुत अपसेट थे, इन्होंने चीज़ों को बहुत क्लोजली से देखा, ऑब्जर्व किया, तो इन्होंने थ्योरी निकाली कि जो इंडिविजुअल है वो जो कोई भी बात करता है या कोई भी एक्शन करता है उसके साथ वो कोई ना कोई मीनिंग अटैच करता है, और दूसरे इंडिविजुअल जो है अगर उसके पास भी कोई वर्ड चले जाए या कोई एक्ट चला जाए तो वो उसके साथ अपने से रिलेटेड कोई ना कोई मीनिंग अटैच कर लेता है जो उसकी समझ के मुताबिक होता है। इसलिए एक्टर यानी कि इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, यही हमारे पास तीन थिंकर्स थे, ठीक है, कार्ल मार्क्स, डर्कहाइम एंड मैक्स वेबर। और ये सोशियोलॉजी के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू था, इसके बेसिक्स थे। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम प्रॉपर सोशियोलॉजी के टॉपिक्स कवर करना शुरू करेंगे। तो आपकी एक बेस बन चुकी है कि सोशियोलॉजी क्या है, सोशियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, और ये जो इम्पोर्टेंट थिंकर्स हैं ये कौन हैं और इनके क्या क्या पर्सपेक्टिव हैं। और ये नाम जब आपके सामने आएंगे आगे सोशियोलॉजी पढ़ते हुए तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। इसलिए स्टे ट्यून फॉर माय अपकमिंग वीडियोस, और कंटिन्यूसली आपने मेरी वीडियोस देखनी है और आपको सोशियोलॉजी में बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों को सोशियोलॉजी पढ़ाने के लिए, एंड आई होप सो यू गाइज विल ऑल्सो बी एक्साइटेड टू लर्न दिस सब्जेक्ट। देन ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू माई नेक्स्ट वन। Till then, kindly like, share and subscribe to my channel. Allah Hafiz.